कुछ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है। सो प्लीज़ हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे लिए कोई हेल्प भेजें। यहाँ की हालत अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, लोग देखो यहाँ पे कैसे ग्राउंड पे सो रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं बीच बीच में और इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और ये सब वेट कर रहे हैं कि कब इनको इन्फो आएगी एम्बेसी से और ये बाहर निकल पाएंगे। बट एम्बेसी से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है खार्किव के लोगों के लिए स्पेशली। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, लेकिन 4 दिनों की तबाही के बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। ऐसी खबरें हैं कि यूक्रेन ने भी मुकाबला किया, बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं, उसके लड़ाकू विमान भी गिराए गए हैं। इसके बाद भी यह भी देखा जा रहा है कि यूक्रेन की सड़कों पर रूसी सेना के टैंक बेरोक टोक चल रहे हैं। यूक्रेन ने अपील की है कि उसे तुरंत यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए। इस अपील के जरिए यूक्रेन बताना चाह रहा है कि वह रूस के मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आया है और यूरोपियन यूनियन को बता रहा है कि अगर इन चीजों को लेकर झगड़ा हुआ है तो उसे औपचारिक रूप दे दिया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पश्चिमी मीडिया के कवरेज में यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीय छात्रों की कहानी को प्रमुख स्थान नहीं मिला है। वहां केवल भारत के ही नहीं, नाइजीरिया और चीन के भी छात्र फंसे हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक चीन के 6,000 छात्र यूक्रेन में हैं। चीन और भारत ने रूस से दूरी बनाते हुए भी सुरक्षा परिषद में उसके खिलाफ मतदान नहीं किया, लेकिन रूस ने उसके नागरिकों को क्या राहत दी? यूक्रेन में रह रहे चीन के राजदूत ने अपने छात्रों से कहा है कि किसी को घबराने और यहां से भागने की जरूरत नहीं। आखिर चीन के राजदूत किसके बूते अपने 6,000 छात्रों को ऐसा भरोसा दे रहे हैं? चीन के राजदूत ने कहा कि युद्ध के बाद निकालने का प्रयास करेगा। क्या चीन को अपने नागरिकों की चिंता नहीं, या उसे रूस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है कि उसके नागरिकों का यहां कुछ नहीं होगा? सन्नाटे अब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की खिड़की के बाहर से रविवार की रात हर तरह की आवाज ने छुट्टी कर ली थी। इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की दूसरी खिड़की यानी दूसरी तरफ से दिन का यह मंजर था। रूसी टैंकों का दल सड़क पर इस तरह से चला जा रहा था जैसे ये उनके चलने फिरने के लिए बनी हो। जिस छात्रा ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है वो सोमवार सुबह यहां थी, कीव रेलवे स्टेशन पर। कुछ देर के लिए कर्फ्यू हटी तो कीव में फंसे हजारों छात्र और यूक्रेन के नागरिक स्टेशन पहुंच गए। 3-4 रेलगाड़ियां ही नजर आईं और जगह बहुत कम। यहां यूक्रेन के लोग भी हैं। छात्रों ने बताया कि रूस की तरफ से संकेत आया कि नागरिक कीव छोड़ दें, लेकिन छात्रों के पास इसका विकल्प नहीं कि किस सीमा की तरफ जाएं। जिधर की ट्रेन मिल रही है उसी तरफ जा रहे हैं। कर्फ्यू कभी भी लग सकती है, तब तक ट्रेन ना मिली तो वापस सभी को हॉस्टल के बंकर में आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कीव स्टेशन की पटरियों पर कितनी भीड़ है। लोग इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। अब आप उस ट्रेन का हाल देख रहे हैं भीतर से, जिस ट्रेन में भारतीय छात्र सवार हो गए हैं। पांव रखने की जगह नहीं है। इन छात्रों ने गदर फिल्म देखी है तो उसके सीन को यहां याद कर रहे हैं। बताया कि अपने हॉस्टल से 4 किलोमीटर पैदल चलकर कीव स्टेशन पहुंचे। 500 भारतीय छात्रों को लगा कि दूतावास कुछ इंतजाम करेगा, लेकिन पैदल ही चल पड़े, इंतजाम नहीं आया। इन छात्रों को रास्ते भर में लाशें दिखी हैं, टैंक दिखे हैं और युद्ध की तबाही। अब यह ट्रेन लवीव की तरफ जा रही है। 7 घंटे की यात्रा है और इन छात्रों को खड़े होकर तय करनी है। जिस छात्र ने यह वीडियो भेजा है उसने 4 दिनों से खाना नहीं खाया है, फल खाकर काम चला रहा है। जिस तरफ जा रहा है वहां भी भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। लवीव में फंसे भारतीय छात्र कई दिनों से निकलने का इंतजार कर रहे हैं और ये छात्र वहीं पर पहुंच रहे हैं। कीव, खार्किव और लवीव शहर में फंसे भारतीय छात्रों की स्थिति बहुत खराब है।
ये शहर उन सीमाओं से काफी दूर हैं जहां भारत सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है। लविव मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि यह इवैक्यूएशन कैसे हुआ। इवैक्यूएशन तो वो होता है जहां से सरकार लोगों को निकालती है। यहां तो खुद छात्र पैदल चलकर लाखों रुपए की बस लेकर जान जोखिम में डालकर सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। वहां भी बॉर्डर से आसानी से कोई उस तरफ जाने नहीं दे रहा है। पोलैंड में स्थिति अभी भी खराब है। हेलो सर, ये है पोलैंड यूक्रेनियन बॉर्डर की वीडियो। अब बच्चों का पूरा मतलब वो हो चुका है, बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। बच्चे यह छात्र जिन्हें आप पैदल चलते हुए देख रहे हैं, इन्हें एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लविव मेडिकल यूनिवर्सिटी के ये छात्र 56 किलोमीटर दूर पोलैंड की सीमा क्राको पहुंचे तो बस वाला 20 किलोमीटर पहले उतार दिया, जबकि किराया 30,000 ले चुका था। वहां से ये छात्र पैदल पहुंचते हैं पोलैंड के क्राको सीमा पर, तो एडवाइजरी आती है कि शैने बॉर्डर पहुंचिए, जो वहां से 30 किलोमीटर दूर है। अब -4 से 5 डिग्री सेल्सियस ठंड में ये छात्र फिर से 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं और वहां पहुंचते हैं। अब वहां पर 4 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि पोलैंड अपनी सीमा के भीतर आने दे। दीपांशु कौशिक ने बताया कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें वापस लविव मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आना पड़ा। अब यहाँ पे बिल्कुल हू हल्ला मचा हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू निकाला जाए, एक ग्रुप्स के थ्रू निकाला जाए, ताकि हमें वहाँ पे बॉर्डर पे -10 डिग्री टेम्परेचर पे वेट ना करना पड़े। और हम जानते हैं कि इसमें इस चीज में समय लगेगा, लेकिन हमें तो कम से कम ये गवर्नमेंट ये तो बता देना कि हम यहाँ पे कितने दिन तक है। कल को कुछ हो गया हमें तो गवर्नमेंट क्या हमारा साथ देगी उस चीज में? गवर्नमेंट तो नहीं देगी इस चीज में हमारा साथ। वो सिर्फ अपनी मनी हमारे पेरेंट्स को दे देगी कि ये तुम्हारा लॉस हुआ तो वो दे देंगे, लेकिन हमारा क्या होगा उसके? गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो 250-300 स्टूडेंट्स को पहले बैच में इवैक्यूएट करके वो बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 18,000-20,000 बच्चे यहाँ पे और फंसे हुए हैं। तो वो काफी कंफ्यूज स्टेट में है। उनको या तो कोई आप कंफर्मेशन दे दो कि आपको इस डेट पे निकाला जाएगा, इस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाएगा, आप इस स्टेट के इस बॉर्डर के थ्रू निकलोगे। और एम्बेसी का भी काफी जो प्रोसेस चल रहा है इवैक्यूएशन का, वो काफी स्लो चल रहा है। पोलैंड की सीमा से कुछ भारतीय छात्रों को प्रवेश मिला है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र वहां खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजार रहे हैं -डिग्री सेल्सियस में। यूक्रेन के लोग भी वहां पर कतार में हैं। पोलैंड के राजदूत जो भारत में हैं कह रहे हैं कि भारतीय छात्रों की मदद की जाएगी, लेकिन वक्त काफी लग रहा है। कोई रात कैसे इस -डिग्री सेल्सियस में, -4 डिग्री सेल्सियस में गुजार सकता है? भारत सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बसों का इंतजाम किया है, लेकिन वहां तक पहुंचना हर छात्र के लिए संभव भी नहीं है। दूसरा, युद्ध के हालात में दूतावास के पास भी बस वगैरह के इंतजाम के विकल्प सीमित होते हैं, नहीं होते हैं। छात्रों का कहना है कि दूतावास की तरफ से कहा गया है कि खुद अपना इंतजाम कर किसी तरह से सीमाओं की तरफ पहुंचिए। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। जो छात्र इन शहरों से हंगरी या रोमानिया की सीमा तक बस के जरिए निकले हैं, उन्होंने 4 से 5 लाख रुपए दिए हैं। यही नहीं, बहुत से छात्र 40 से 50 किलोमीटर तक पैदल भी चले हैं। खार्किव में रहने वाले छात्रों का कहना है कि कभी भी बम गिर सकता है, ऐसा लगता है। यहां रोमानिया बॉर्डर पर तापमान -4, -5, कभी -8 भी हो जाता है। बर्फ पड़ रही है। रोमानिया की सीमा पर पहुंचने के लिए यूक्रेन के साथ साथ भारतीय छात्र भी लाइनों में लगे हैं। दिन और रात इन्हें ठंड में लाइन में लगना पड़ा है। 2 दिनों के बाद विजय सिंह और उनके साथियों का नंबर आ गया। वे रोमानिया की सीमा में प्रवेश कर गए हैं और अब भारत सरकार के भेजे विमान से भारत आ जाएंगे। विजय और 49 छात्रों ने 4.5 लाख रुपए में बस किराए पर ली और ओडेशा से यहां पहुंचे। बच्चे इवैक्यूएशन के लिए जब यहाँ पे एम्बेसी से रिक्वेस्ट किए, तो एम्बेसी ने बोला कि आपके लिए हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बात करते हैं ताकि आप लोग इंडिया में जा सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो है बहुत पहले घर जा चुके थे और कुछ बच्चे अभी तक घर नहीं गए थे। और जो बच्चे घर नहीं गए थे सर, सिचुएशन क्रिटिकल होने की वजह से उन बच्चों को निकाला गया है यहाँ पे जबरदस्ती। और यहाँ पे बच्चे सर कहने तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो है सब गवर्नमेंट कर रही है, सब गवर्नमेंट के एक्सपेंस हो रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम बच्चे झेलते हैं वो खुद के एक्सपेंस होता है उनका। यहाँ पे उड़ीसा से बच्चे आए हैं,
49 स्टूडेंट्स जो कि रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इधर आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पे इजिली रोमानिया के लिए इंडिया जा सके, ठीक है। और 49 स्टूडेंट जो बस से आए सर, ना तो उसका खर्चा कोई एम्बेसी दी है, ना हमारी यूनिवर्सिटी दी है, ना उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दी है। और सारा जिम्मेदारी जो है सर उसकी, जो जितने भी पैसे लगे सर, 4.5 लाख रुपये सर बस का किराया लगा, ठीक है। और इतना एक बार में सर एक्सपेंस जो है करना खुद के लिए सर एक अफोर्डेबल नहीं लगता सर, क्योंकि यहाँ पे आप समझते हैं कि जो वैल्यू, जो महंगाई दिन पे दिन बहुत ज्यादा है सर यहाँ पे इंडिया कंपेयर में। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि जब हम यहाँ पे आप ही आ गए यहाँ पे यहाँ के बॉर्डर पे हम, और सर यहाँ के बॉर्डर पे आने के बाद भी हमारी कोई मदद नहीं की गई, ना तो हमें कोई एम्बेसी में कोई बंदा मिला यहाँ पे जो हमें यहाँ पे पिकअप कर सके। और सबसे पहले जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है सर हम आपकी मदद करेंगे, बट यहाँ पे आने को सर यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो हमारी मदद कर सकता है। अभी तक 6 विमानों से 1200 के करीब भारतीय छात्र यहां लाए जा चुके हैं। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ने कई मंत्रियों को यूक्रेन की सीमाओं से लगे देशों में भेजने का निर्णय किया है। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन पहले उठाना चाहिए था। विदेश मंत्रालय ने ओपी गंगा नाम से ट्विटर हैंडल बनाया है, जिस पर विदेश मंत्रालय लोगों को व्यक्तिगत रूप से जवाब दे रहा है। यह काम भी पहले होना चाहिए था। परेशान मां बाप तक सूचनाएं पहुंचती तो बेहतर रहता। उनकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। भारत में यूक्रेन के राजदूत कह रहे हैं कि वे निजी संबंधों का भी इस्तेमाल कर छात्रों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद पहुंचती दिख नहीं रही। In case with the Indian students, me and my deputy are trying to use even our personal contacts, unofficial personal contacts, to try to mitigate this problem. 12 फरवरी तक 1 दर्जन देशों ने अपने नागरिकों से कह दिया था कि 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ दीजिए। यूक्रेन के हालात को देखकर भारतीय छात्र जनवरी महीने से ही ट्वीट करने लगे थे। हमने ट्विटर पर कुछ ट्वीट खंगाले। 24-25 जनवरी से ही छात्र विदेश मंत्रालय और यूक्रेन दूतावास के हैंडल को टैग कर लिखने लगे कि सभी देश अपने नागरिकों को जाने के लिए कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए जल्दी बताइए। 25 जनवरी से भारतीय दूतावास ने पंजीकरण शुरू किया, लेकिन 15 फरवरी को अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी हुई। कई छात्र इसे देरी मानते हैं। इसके बाद जब घोषणा होती है कि यूक्रेन अस्थायी तौर पर छोड़ दें, तब छात्र ट्वीट करने लगते हैं कि हवाई जहाज का किराया बहुत महंगा है, एयर इंडिया का विमान भेजा गया तो उसका भी किराया डबल था। इसे लेकर भी छात्रों ने समय समय पर ट्वीट किया, यह भी कि कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं है तो कैसे आएं। फिर 18 फरवरी को एयर इंडिया ने ट्वीट किया कि एयर इंडिया 22, 24, 26 फरवरी को 3 विमान चलाएगा। क्या यह काफी था? यूक्रेन में 18 से 20 हजार छात्र फंसे हैं। क्या वे सभी 3 विमानों से लाए जा सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 900 बच्चे ही आ सकते थे। क्या 3 विमानों से 20,000 छात्रों को लाने का इंतजाम हो रहा था? देखिए, हमारी आग्रह रहेगी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, कि आपको एडवाइजरी दी गई कि आप वेस्टर्न यूक्रेन में जाएं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब जाएंगे आप वहां पे डायरेक्टली बॉर्डर में ना जाएं। आप अगर बॉर्डर में जाएंगे तो वहां बहुत बड़ी भीड़ है, आपको बहुत समय लगेगा। आपने पोलैंड में भी देखा था, आप अभी रोमानिया में देख रहे हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत समय लगता है, ठंड में रुकना पड़ेगा। हम अनुरोध यही करेंगे कि आप कोई नियर बाय शहर में जाइए, आसपास के वहां गांव तो नहीं, शहर में कहीं अगर आपको वहां रहे, बंदोबस्त हो रही है कुछ, हमारी टीम वहां कोऑर्डिनेट कर रही है, पर आपके यूनिवर्सिटी वगैरह भी कर रहे होंगे, वहां रुके, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल पैनिक न कीजिए, इनफ फ्लाइट्स हैं। समय रहते ज्यादा विमान भेजे जा सकते थे, छात्रों को जल्दी जल्दी लाया जा सकता था। 22 फरवरी को भी 1 विमान भेजा गया। उल्टा इन छात्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि सरकार का काम मुफ्त में लाना नहीं है। आप इतनी फीस देकर विदेश गए हैं तो अपना किराया भी खुद खरीदिए, सरकार नहीं देगी। मौत का सामना कर रहे इन भारतीय छात्रों का मजाक उड़ाने वाले महंगाई के सपोर्टर से भी हाई डिग्री के सपोर्टर निकले। इन्हें इतना पता नहीं कि भारत सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं करती है,
जनता के पैसे से विदेश मंत्रालय ने 2009 में एक फंड बनाया जिसका नाम है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ICWF। इसमें जमा पैसे का इस्तेमाल विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने में किया जाता है और यह पैसा जनता के टैक्स से यहां जमा होता है। विदेश जाने वाले भारतीयों से इस फंड के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने पर $2 या $3 लिया जाता है, जो विदेशों में रहते हैं उनसे भी। तो यह पैसा जिस काम के लिए है उसका वक्त आ गया था। पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में भारत सरकार ने बताया है कि ICWF में 474 करोड़ का फंड जमा है। 474 करोड़। कोविड के समय से लेकर अक्टूबर 2021 तक सरकार ने इस फंड से 44 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। 400 करोड़ का फंड होते हुए भी इन भारतीय छात्रों को लेक्चर दिया जा रहा था कि टिकट कटाना सरकार का काम नहीं है। इस पैसे से ज्यादा विमानों का इंतजाम हो सकता था और छात्रों के टिकट पर सब्सिडी दी जा सकती थी, तो वे दोहा और दुबई होते हुए भारत आ जाते। इन सब जानकारियों को छिपाकर इन छात्रों पर ही हमला किया गया कि विदेश क्यों गए। आखिर 25 फरवरी को सरकार को कहना ही पड़ा कि छात्रों को निकालने के लिए विमान भेजे जा रहे हैं और यह सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? हम लगभग 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट निकले थे हम, और उसके बाद उस बस वाले ने हमें लगभग 5 to 6 किलोमीटर्स दूर उतार दिया था बॉर्डर के। वहाँ पे हम पैदल गए थे। 7 to 8 आवर्स लगे हमें। हम वहीं पे गेट के ऊपर ही खड़े थे। 7 to 8 आवर्स में हमें फिर वहाँ पे एंट्री मिल गई। ऐसा था कि बहुत सारे लोग एक साथ घुसने की, उन्होंने यूँ कहा था कि एक लाइन में घुसिए, लेकिन बहुत सारे लोग जब एक साथ घुसने की कोशिश की तो उन्हें मेजर लेना था कि कुछ ना कुछ। तो इसलिए आज भी जैसे मेरे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि एयर फायरिंग की है उन लोगों ने शांत करने के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पे 2 to 3,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बाकी 3 to 4,000 अदर कंट्रीज के स्टूडेंट हैं, इजिप्शियन, पोलैंड, यूक्रेनियन और सब हैं। बॉर्डर क्रॉस करते हुए हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। हम कम से कम 7 किलोमीटर पैदल चले अपने बैगेज के साथ। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने में भी बहुत दिक्कत आई। बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं था। लेकिन रोमानिया पहुँचते ही मतलब हमें साइन ऑफ रिलीफ मिला, क्योंकि वहाँ के मतलब जो सिटीजन्स थे, NGOs वगैरह, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। खाना पीना रहना सब कुछ हमें दिया है। भारतीय छात्रों की गलती निकालने वालों ने नहीं देखा कि दूसरे देश क्या कर रहे थे। ठीक है कि चूक हो गई, लेकिन बाद में जो इंतजाम किए गए उसमें भी देरी हुई। रविवार के दिन जब खबरें आने लगी कि भारतीय छात्रों को मारा जा रहा है, बंकर में खाने के सामान कम हो गए हैं, तो मां बाप के होश उड़ गए। हापुड़ के फिरोज खान खारकीव से हाल भेज रहे हैं। खारकीव की हालत बहुत खराब है। अब मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ यहाँ पर जो बच्चे मतलब रह रहे हैं, हम सब कैसे हैं इस बंकर में रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। पाइए देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बेकार स्थिति है, और आप सोच सकते हो कि फ्यूचर डॉक्टर कैसे यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। जहाँ पर इंसान एक दिन ना रह सके, हमको यहाँ 4 दिन हो चुके हैं, और बिना किसी खाने के, बिना पानी के यहाँ बच्चे, आप देख सकते हो कितनी गंभीर स्थिति में यहाँ बच्चे रह रहे हैं। सुदीक्षा जी प्लीज़ हमको यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा कंजस्टेड लोग लेटे हुए हैं। किसी को जगह मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। एक गद्दे पे, गद्दे तो अब हम ऊपर से उठा के लाए अपने रूम से, वरना गद्दे भी नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे इतने कूड़े कचरे में बैठे हैं सारे। ये है फ्यूचर डॉक्टर्स की हालत आज के टाइम पे। अभी में कुछ सीनियर्स हैं हमारे, या कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है। मैं उन सबसे आपकी 2 मिनट बात कराऊंगा। ये हमारे सीनियर्स हैं भैया, ये खालिद भैया इधर, और ये हैं सौरभ भैया। इन भैयाओं की वजह से ये जो हम जूनियर्स हैं सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, और ना ही हमको यहाँ के मतलब हमको लैंग्वेज आती है, कुछ आता है। यही भैया जो हमको इन्होंने संभाल रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि भैया कुछ यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में हमको बताएं। बॉम्बिंग कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज पूरा, पहले हम लोग सुबह ग्रोसरीज लेने जा सकते थे, लेकिन आज से सब बंद कर दिया गया है। हमारे का खाने का कुछ इंटेक है नहीं, कुछ फूड हम लोगों को कुछ आता पता है ही नहीं कि कहाँ क्या कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी है। ये एक भैया है हमारे, इनको रात से काफ़ी सारा ज़्यादा फीवर हो चुका है। मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, सुबह से ये उठे भी नहीं है अपनी जगह से, जैसे कैसी है, खाना भी नहीं मिला है भैया को, पैसा भी नहीं है। ATM में पूरा पैसा खत्म हो चुका है। हम लोग कैश निकालने गए थे, हम लोग कुछ, किसी को भी कुछ दिक्कत रहे, कैश निकालने गए थे, लेकिन ATM में भी पैसा खत्म हो चुका है। हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। एम्बेसी वाले लोग के हम लोग को कुछ अपडेट है नहीं, एम्बेसी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह सुमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों का भी वक्त निकला जा रहा है। दुकानों में खाने पीने की चीजें नहीं हैं, ATM में पैसे नहीं है। यह कहानियां बता रही हैं कि अभी भी हजारों छात्र उस जगह से दूर हैं
जहां भारत सरकार ने मदद की व्यवस्था की है। मेहताब और उनके साथी सुमी शहर में घिरे हुए हैं। इस शहर में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं मेहताब यूक्रेन सुमी से और दीवान भी है साथ में, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग बंकर्स में रोज ऐसे ही लेटते हैं। ऐसी जिंदगी, ऐसी जद्दोजहद है हम लोगों की। हर टाइम का सायरन्स की आवाज़ सुनो और बंकर्स में आकर ऐसे ही लेटे रहो। ऐसा लगता है कि अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया है हम लोगों को। इधर देखिए सारे लेटे हुए हैं बंकर्स में, सारे लेटे हुए हैं। यही है ज़िंदगी हम लोगों की बंकर्स की। आप ऊपर देखो क्या क्या है, ये सब टायर्स, ये सब। ये अंदर एंटर करते हैं हम लोग, बंकर्स के अंदर एंटर करते हैं। सारे इंडियंस इसी में है, इधर एंटर करेंगे, इधर से हम लोग जाते हैं बंकर्स में। ये 6-7 दिन से ऐसे ही लगा रह रहा है, रोज़ आओ रोज़ जाओ। मैं दिखाऊंगा ब्रीड्स जहाँ पे थी, ब्रीड्स की आइटम्स थी, वो भी सारी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म है। देख सकते हैं कुछ ब्रीड्स, 1-2 ब्रीड्स वो भी अभी ला करके रखा गया है। ये भी सारी चीज़ें ख़त्म है। इधर में वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल्स रहता था वो सारा खाली है। ओनियन, पोटैटो, टोमेटो, लाइक दिस सारी चीज़ें खाली है। आप देख सकते हैं सुमी की भी स्टॉक धीरे धीरे सब ख़त्म हो रही हैं। मुझे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि सारी चीज़ें ख़त्म होने से पहले हम लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करे, यहाँ से ले जाए। अब हम लोग दूसरे शॉप पे जाएंगे, दूसरे शॉप का भी आपको मंजर दिखाएंगे। अगर वहाँ मिल पाया तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग हॉस्टल चले जाएंगे। जो चीज़ें मिल रही हैं वो चीज़ें लेकर के। स्टॉक्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, आप देख सकते हैं सारी स्टॉक्स धीरे धीरे। इधर ऑयल था, यहाँ पे वेजिटेबल्स, चिकन्स, ये सारी चीज़ें रहती थी। ये सारी चीज़ें खाली हैं, देख सकते हैं। यूक्रेनियन सब आ रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत स्टॉक बची हुई है, सारी स्टॉक्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। बिलिंग करवाने आए हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग आए हैं, थोड़ी देर के लिए अलाउ मिला आने को, तो फिर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई 2 मिनट्स में ही बिलिंग्स काउंटर पे। थोड़े बहुत जो सामाने पड़े हैं वो भी स्टॉक्स के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है सुमी में भी, यूक्रेन की सुमी में भी क्राइसिस हो जाएगी फूड्स की। हम ATM आए हुए हैं कैश के लिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंक हुआ यहाँ का, यहाँ पे कैश भी नहीं है। कार्ड डाल रहे हैं बट कैश नहीं निकल रहा है। ये यहाँ की कार्ड है, यहाँ की कार्ड में भी कैश नहीं है। ये कैश तो दूर की बात है, वर्क भी नहीं कर रहा है यहाँ की ATM। ये दिखा सकते हैं, वर्क भी नहीं कर रहा है यहाँ के ATM, काम तो दूर की बात है। युद्ध के बाद हालात भारत के बस में नहीं है, ये छात्र समझते हैं। उनकी कई प्रतिक्रियाओं में यह बात आई है कि वे दूतावास की मुश्किलें समझ रहे हैं, लेकिन उन तक या उनके परिवारों तक समय पर सूचनाएं नहीं पहुंचाई गई, कुछ कदम भी नहीं उठाए गए। भारत के लिए भी यह वक्त नाजुक रहा होगा। भारत के संतुलन की चुनौती को आप प्रधानमंत्री के इस वीडियो से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी की एक सभा में गोल्फ कार्ट में सवारी कर रहे हैं। दोनों तरफ जनता, उसके बीच से गो कार्ट से गुजर रहे हैं। ऐसा करते हुए वे चुनावी मजबूरी और सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन बना रहे हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक सुरक्षा और भारतीय बच्चों की जान की सुरक्षा के बीच भारत को संतुलन बनाना पड़ रहा है। टीवी पर अपने बच्चों की सुरक्षा की खबरों को देखने के लिए बेचैन हो रहे भारतीय माँ बाप ने जब गो कार्ट की सवारी करते हुए प्रधानमंत्री की यह तस्वीर देखी होगी, तब आत्मविश्वास से भरे एक देश का भी दर्शन किया होगा। भारत की किसी भी कूटनीतिक पहल का लाभ बंकर में फंसे इन छात्रों को नहीं मिला। जानकार भारत के कूटनीतिक स्टैंड की तारीफ में ही मगन रहे कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन रूस से बात कर हिंसा रोकने की अपील कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर रूस को भी चेता दिया। मगर बंकर में जान की गुहार लगा रहे इन छात्रों के जीवन पर क्या असर पड़ा? अखबारों में 50 लेख कूटनीतिक सफलता पर भर गए हैं। उसकी तुलना में इन छात्रों की जिंदगी पर गिनती के भी लेख नहीं मिलेंगे। जानकारों की कलम की स्याही बदल गई है। जो टेक्सास में ट्रंप के प्रचार के समय से अमेरिका अमेरिका लिख रहे थे, अब रूस रूस लिख रहे हैं। कहने लगे हैं कि भारत गुट निरपेक्ष हो गया है, यही उसका विकल्प है। मैम, हम तो बॉर्डर से सिर्फ 77 किलोमीटर दूर हैं। मतलब जो हमारा हॉस्टल एग्जैक्टली
पोलैंड बॉर्डर से 77 किलोमीटर दूर है। मगर हमारे लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें सबसे पहले वहां तक पहुंचने के लिए कैब ढूंढनी पड़ती है। कोई एक तो यहाँ लेविव से जाने को तैयार नहीं है। हर एक कैब वाला, हर एक कैब में जब भी हम पूछना चाहें तो वे बोलते हैं, या तो वे इतना रेट बोलते हैं कि या तो हम ही अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें, और या फिर वे डायरेक्ट ही मना कर देते हैं कि नहीं, मैं वहां तक जाना प्रेफर नहीं करूंगा। मिस्टर पंकज गर्ग से कम्युनिकेट करा था कि हम बॉर्डर तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप अपने उस पे आइएगा, इस पे, बट वहां पे आपको इंडियन ऑफिशियल्स मिल जाएंगे। और फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे उतनी व्यवस्था नहीं थी जितना हमें बोला गया था, और लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी वहां पे। सरकार कह रही है कि ऑपरेशन गंगा तब तक चलेगा जब तक एक एक भारतीय को नहीं निकाल लिया जाता है। भारत में बैठे हजारों बेचैन मां बाप को इस पर भरोसा करना चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया है कि 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ था, तब भारत सरकार ने इराक और कुवैत से 2.25 लाख से अधिक भारतीयों को निकाला। उस समय की तस्वीर आपको याद नहीं होगी कि मंत्री एयरपोर्ट पर हैं, विमान के भीतर चले गए हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। काम पूरा होने से पहले प्रचार पूरा हो जाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु रक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। परमाणु हथियारों की तैनाती की खबरों के बीच संयुक्त राष्ट्र की आम सभा और सुरक्षा परिषद की राजनीति की अब कोई अहमियत नहीं रह जाती, सिवाय इसके कि आजकल कई लोग इसके बहाने अखबारों के पन्ने भर रहे हैं। दुनिया भर के बैंकों की सूचना प्रणाली स्विफ्ट से रूस के बैंकों को अलग कर दिया गया है। अब लेन देन का मैसेज रूसी बैंकों को नहीं मिलेगा। रूस ने अपने रिजर्व का बड़ा हिस्सा सोना और चीनी मुद्रा युआन में बदल लिया है, लेकिन डॉलर में होने के कारण उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका सहित उन देशों में है जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस कारण रूस अपनी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके जरिए रूसी अरबपति लोगों के छोटे से समूह पर हमला भी हो रहा है। उन्हें ओलिगार्क कहा जाता है। ओलिगार्क का मतलब पुतिन का यार होता है। पुतिन के दोस्तों और उनके बच्चों का रूस के संसाधनों से लेकर कारोबार तक पर कब्जा है। रूस में पैसा उसी के पास है जो पुतिन के करीब है। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों के लिए सब कुछ, दुश्मनों के लिए कानून। क्या पश्चिम के इन प्रतिबंधों से पुतिन के यार पूंजीपति उनसे अलग हो पाएंगे? इन मुट्ठी भर पूंजीपतियों का कारोबार उन देशों में भी है जो इस समय रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। एक सवाल और है, क्या पश्चिम और अमेरिका ने तब नहीं देखा जब यही ओलिगार्क उनके देशों में कंपनियां खोल रहे थे और धंधा कर रहे थे? रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इससे वहां की EMI पर जीने वाली जनता में तबाही आने वाली है। रूस के एक बैंक स्पेयर बैंक ने अगले 10 दिनों तक निवेश के खातों से निकासी पर रोक लगा दी है। रूसी मुद्रा रूबल 40% कमजोर हो चुकी है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट से खुद को अलग कर लिया है। दक्षिण कोरिया रूस को रक्षा जरूरतों के सामान की आपूर्ति नहीं करेगा, यह ऐलान किया है। पुतिन ने हमला करते वक्त जब राष्ट्र के नाम संबोधित किया तब कहा कि यूक्रेन में नाजी का प्रभाव है। उसकी सेना नाजियों से भरी पड़ी है जिसे वह सबक सिखाना चाहता है। तब इसके जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे यहूदी हैं और उनके दादा के 3 भाइयों को जर्मनी की नाजी सेना ने कत्ल कर दिया। आज हम नाजी एंगल के बारे में बात करना चाहते हैं। यूक्रेन में हर साल 1 जनवरी को नाजी दौर के एक फासिस्ट स्टीफन बांदेरा के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस साल भी हुए। 1959 में सोवियत एजेंटों ने बांदेरा की हत्या कर दी थी। यूक्रेन के लोग इसे राष्ट्र नायक के रूप में देखते हैं, तो इजराइल और पोलैंड के लोग मानते हैं कि बांदेरा ने यहूदी और पोलिश लोगों पर बहुत जुल्म किए। 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को पद से बेदखल किया गया। तब नई सरकार ने मॉस्को एवेन्यू का नाम स्टीफन बांडेरा एवेन्यू कर दिया। 2019 को स्टीफन बांडेरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जिससे इजराइल और पोलैंड नाराज हो गए। 2018 में अमेरिका के 50 से अधिक सांसदों ने पत्र लिखा कि यूक्रेन में नाजी दौर के नायकों की पूजा होने लगी है और उनके सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं। यूक्रेन, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया में नव नाजीवाद सर उठाने लगा है। यही नहीं, पिछले साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया, ध्यान से सुनिए, कि नस्ल भेद या रंग भेद या किसी भी तरह की असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले नाजी संगठनों या नाजीवाद का मुकाबला किया जाएगा। उस प्रस्ताव का केवल 2 देशों ने विरोध किया, यूक्रेन और अमेरिका ने। भारत उन 130 देशों में था जिसने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था।
यूक्रेन और अमेरिका ने उन प्रस्तावों का विरोध किया जिसमें लिखा था कि सरकार इस बात की इजाजत नहीं देगी कि नाजी दौर के नायक या संगठन की याद में कार्यक्रम होंगे। नाजी दौर के खिलाफ लड़ने वाले नायकों की मूर्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी। अमेरिका और यूक्रेन ने इसका क्यों विरोध किया? अमेरिका का कहना था कि प्रस्ताव की भाषा उचित नहीं थी और इसका इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव से ऐतराज केवल दो देशों को होता है, अमेरिका और यूक्रेन। इस पर सोचते रहिए। इन घटनाओं से यह तो साफ है कि यूक्रेन में नाजी ताकतों का उभार हो रहा है, लेकिन हम यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि पूरा यूक्रेन ही इसकी चपेट में है या इसका विरोध भी होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान को आप खारिज नहीं कर सकते कि उनके दादा के 3 भाई नाजी हमले में मारे गए और उनके दादा किसी तरह से जान बचा पाए। तो इस आवाज को भी सुनिए। क्या यूक्रेन में नाजी ताकतें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उन्हें खत्म करने के लिए रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़े? क्या रूस का तरीका नाजी ताकतों से कुछ अलग है? हम यह मान भी लें कि यूक्रेन की राजनीति में इन तत्वों के समर्थक बढ़ गए होंगे, लेकिन 2018 के 50 अमेरिकी सांसदों के पत्र के अनुसार ऐसा तो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया में भी हो रहा है। क्या रूस उन देशों पर भी इस तर्क से हमला कर देगा कि वह नव नाजी ताकतों को कुचलना चाहता है? एक सवाल और है, यूक्रेन में नाजी दौर का उभार हुआ, कम या ज्यादा, जिस भी रूप में, क्या उसमें अमेरिका की कोई भूमिका है? पुरानी खबरों को पलटने से पता चलता है कि 2014 की फरवरी में यूक्रेन में यानुकोविच सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। अमेरिकी अखबारों में ही साफ साफ और इशारों में लिखा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हाथ था, ताकि यूक्रेन सुधार और निवेश के नाम पर विदेशी निवेशकों के लिए अपने मुल्क को उनके हवाले कर दे। यानुकोविच ने इन सुधारों का विरोध किया और यूरोपियन यूनियन के साथ कारोबारी जुड़ाव से इनकार कर दिया। रूस से कारोबारी रिश्ते शुरू कर दिए। पश्चिम को यह बात पसंद नहीं आई। 2014 के बाद नई सरकार के आते ही यूरोपियन यूनियन से डील करने लगती है, सब्सिडी कम करने लगती है। ऐसी बहुत सी खबरें मिलेंगी कि अमेरिका ने डॉलर के दम पर यहां तथाकथित लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा किए और यानुकोविच को बेदखल कर दिया। इस क्रम में अमेरिका ने वहां नव नाजी ताकतों को मदद की जिनके दम पर प्रदर्शन बड़ा हुआ। उन्हीं लोगों से एजो बटालियन नाम की नाजी मिलिशिया बनाई गई। इसके नेता वही हैं जो अमेरिकी विदेश उप सचिव विक्टोरिया नुलांड के साथ मंचों पर नजर आते थे। 2014 में यूक्रेन में सक्रिय रही विक्टोरिया नुलांड इस वक्त जो बाइडेन के प्रशासन में हैं। तब अमेरिकी प्रेस में ही खबर छपी थी कि अमेरिका यूक्रेन में सरकार बनाना चाहता है। 2014 में कुछ और खबरें मिलती हैं कि विदेश उप सचिव विक्टोरिया नुलांड और यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत वहां पर आर्सेनी यात्सेनुक को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जो बाइडेन भी इसमें मदद करेंगे। दोनों की बातचीत लीक हो जाती है। 2014 में जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। यूक्रेन में नई सरकार के प्रमुख आर्सेनी यात्सेनुक ही बनाए जाते हैं। हमने ये सारी जानकारी fair.org से ली है, जिसका दावा है कि वह अमेरिकी मीडिया में जो पूर्वाग्रह हैं, बायसेस हैं, उनकी पड़ताल करता है। fair.org ने लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 6 दिसंबर 2021 से 6 जनवरी 2022 के बीच 228 और वॉशिंगटन पोस्ट ने 201 आर्टिकल छापे हैं इस पर। इनमें से किसी में भी यूक्रेन की सरकार या जनता में नाजी समर्थकों की मौजूदगी का जिक्र नहीं है। अमेरिका के इन दो महत्वपूर्ण अखबारों ने इस सूचना को महत्व नहीं दिया या ये बात अपने पाठकों से छिपाई। इसके बारे में और जानना होगा। अमेरिका लोकतंत्र की बहाली भी चाहता है, नाजी तत्वों की निंदा भी नहीं करता है। पुरानी खबरों से पता चलता है कि 2014 में अमेरिका यूरोपियन यूनियन को भी किनारे कर अपनी दखल बढ़ाना चाहता था यूक्रेन में। आप इन किस्सों से यह जानते हैं कि अमेरिका जो दावा कर रहा है वो कितना पवित्र है और कितना तर्कसंगत है। इसका मतलब यह नहीं कि रूस का हमला सही है। रूस अभी तक यही कहता रहा कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक नेटो ने सदस्य ही नहीं बनाया। अमेरिकी अखबारों और जानकारों ने इस पहलू को ठीक से उजागर किया है कि अमेरिका ने नेटो के विस्तार की बात कर रूस को लगातार उकसाया है और असुरक्षित किया है। अमेरिका ने वादा किया था कि नेटो का विस्तार रूस की सीमा की तरफ नहीं करेगा, तब क्यों किया? लेकिन क्या इसके नाम पर रूस यूक्रेन के हिस्से को तोड़ता रहेगा? हमें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा गया है कि 2014 के बाद से यूक्रेन में मौलिक आजादी कुचली जा रही है। तब फिर इसे लेकर पश्चिमी ताकतों ने यूक्रेन में क्यों नहीं पहल की? और क्या मानवाधिकार के नाम पर यूक्रेन पर बम बरसाकर रूस मानवाधिकार को नहीं कुचल रहा?
किसी शहर पर बम गिराना क्या मानवतावाद की रक्षा है? अमेरिकी अखबार यूक्रेन में अमेरिका की भूमिका को छिपाते रहे और इसकी जगह नेटो वाले एंगल को उभारते रहे। जानते हैं कि अमेरिका हस्तक्षेप करता है, लेकिन हेडलाइन लिखते हैं रूस ऐसा कह रहा है। यानी इस पर यकीन मत कीजिए। 24 फरवरी 2014 का वॉशिंगटन पोस्ट का संपादकीय है, जिसमें लिखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने माना था कि यह बातचीत से पता चलता है कि यूक्रेन के संकट में अमेरिका का हस्तक्षेप काफी गहरा है। मेडन के प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया गया है, उसे लोकतांत्रिक बताया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि कीव पर पश्चिमी दलों के समर्थकों का कब्जा हो गया है। तो इस पृष्ठभूमि में इस पूरे संकट को देखिए। यह भी साफ नहीं कि रूस का मकसद क्या है, वो क्या हासिल करना चाहता है। सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं और दांव पर यूक्रेन है, यूक्रेन के लोग और हजारों भारतीयों की जिंदगी। इस बीच कई खबरों में यह भी पढ़ने को मिला कि यूक्रेन को जितना हल्का समझा गया था उतना साबित नहीं हुआ। आप ब्रेक ले लीजिए। और अब उन आवाजों को देखिए जो दुनिया भर में इस युद्ध के खिलाफ निकले हैं। जब भी कहीं युद्ध होता है, ये लोग युद्ध के खिलाफ निकलते हैं, इनका मजाक उड़ाया जाता है। कम से कम भारतीय मां बाप जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, वे आज समझ पा रहे होंगे कि ये चंद लोग कितना जरूरी काम कर रहे हैं।